हेलो गाइस। तो ये मैं आपके लिए साइंस का लेक्चर नंबर 3 लेकर के आया हूँ। ये जो लेक्चर है, यहाँ तक आपने आते आते हमारे और भी जो आप पहले के लेक्चर हैं उनको आपको पढ़ लिया होना चाहिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। आज मैं आपका साइंस का पहला चैप्टर लगभग फिनिश कर दूँगा। हमारे जो NCERT क्वेश्चन बचेंगे हम उनको बाद में सॉल्व करेंगे। हम आपको चैप्टर आज कंप्लीट करा देंगे। आपको मैं 2 दिन का समय दूंगा। आप अपने चैप्टर को रिवाइज कर लीजिएगा ताकि जब हम NCERT क्वेश्चन को सॉल्व करें तो उसमें हमारी थोड़ी हेल्प हो सके। तो गाइस, आज की जो हेडिंग है आपकी, वो हेडिंग है संचारण। संचारण, ठीक है। पहले मैं परिभाषा लिखता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा ये होता क्या है ना। देखो, जब कोई धातु अम्ल, आर्द्रता, आदि के संपर्क में आती है तो वह धातु संक्षारित हो जाती है। ठीक है, जब कोई धातु अम्ल या आदि संपर्क में आती है तो वह धातु संचारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। ठीक है गाइस, एक बार डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ लीजिए। जब कोई वस्तु अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो वह वस्तु संचारित हो जाती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, लोहे पर जंग लगना, ठीक है, या चांदी का काला पड़ना, ठीक है ना, तांबे का हरा पड़ना, ये सब क्या है? ये सब संचारण है। तांबे का हरा पड़ना आदि। अब आपको समझाता हूँ ये होता क्या है। जैसे आपने देखा होगा, आपके घर में जैसे लोहे की कोई वस्तु है, उस लोहे की वस्तु में आपने क्या किया, कुछ काम किया और उसको पानी में भिगोया और धूप में रख दिया। आप कुछ समय बाद उसमें देखना, अब उस पर एक लाल या भूरे रंग की एक परत सी छा जाती है, जिसको हम लोग काई बोलते हैं, जंग बोलते हैं। वो जंग वायुमंडल में ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण लोहे पर लगने से आती है। भाई, लोहे पर जो आपने पानी डाल दिया, वो क्या होगी, आपकी आर्द्रता मतलब नमी, वो नमी हो गई। तो वो जब उसके संपर्क में आई धातु, तो उसने ऑक्सीजन से क्रिया करके अपने ऊपर जंग निर्माण कर दिया। तो लोहे पर जंग लगना आपने देखा होगा। तो लोहे पर जंग लगना एक संचारण का उदाहरण है। चांदी का काला पड़ना, जैसे आपके घर में चांदी की अंगूठियाँ अगर माला वगैरह होती हैं तो हम लोग क्या करते हैं, वो धीरे धीरे काली पड़ना शुरू हो जाती हैं। अब वो काली ना पड़े इसके लिए हमें कुछ उपाय करने पड़ते हैं। लोहे पर जंग न लगे इसके लिए हमें कुछ उपाय करने पड़ते हैं। तो ये उपाय मैं आपको भी बताऊंगा। तांबे का हरा पड़ना, अच्छा, तांबे का हरा आपने पढ़ा होगा, कहाँ देखा होगा आपने? आपके घरों में तार, मतलब वायर तो होगी, जहाँ मतलब तार होते हैं, यहाँ पे आपके कट लगा दिया है ना, कट हो जाए कहीं पर तो आप देखना कभी, तो उस कट की जगह पर आपने कट ऐसे करके जोड़ के रख दिया। अब कट पे अगर आपने टेप नहीं लगाया तो धीरे धीरे जब वो ओस के संपर्क में आएगी तो वहाँ पर आप देखना वो तांबा हरा पड़ जाएगा, और हरा पड़ते ही वो गलना शुरू हो जाएगा, मतलब वो खराब होना शुरू हो जाएगा। तो एक संचारण है।
ठीक है, ये सब चीज़ें संचारण होती हैं। देखिए गाइस, संचारण को हम रोक कैसे सकते हैं, इसके उपाय क्या हैं, है ना, हम इनको कैसे रोकने से बचाएं, है ना, क्या क्या करें इस पे हम, है ना। हम लोग लोहे पर जैसे जंग लगती है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें लोहे पर क्या कर देते हैं हम लोग, वार्निश कर देते हैं, पेंट कर देना चाहिए। उससे क्या होगा, लोहे पे जंग नहीं लगेगी। और क्या कर सकते हैं हम लोग उस पर बलिदानी परत चढ़ा सकते हैं। बलिदानी परत, जैसे हमने लोहे के फ्रेम पर कोई परत चढ़ा दी ऐसी खराब है, जैसे कॉपर की परत चढ़ा दी, या हमने मानो एल्यूमिनियम की चादर चढ़ा दी, तो लोहा इसके अंदर सेफ बना रहता है। या हमने मान लो कोई बेकार सा लोहा है उस पर लगा दी, जैसे मान लो हमने टीन डाली, टीन के ऊपर हमने उसके ऊपर एक ब्लैक सी लागत तिरपाल डाल दी, तो क्या होगा, उससे जो लोहे की टीन है वो संचारित नहीं होगी, है ना। रात को और सुबह को धूप, मतलब दिन में जो धूप पड़ेगी उससे संचारित हो सकती है। उसके लिए आप काला तिरपाल यूज़ करिए, उस टीन की जो उम्र सीमा है ना वो बढ़ जाएगी। ऐसे टिनीकरण करके, टिनीकरण, अब ये टिनीकरण क्या होता है, टिनीकरण मतलब देखिए, टिनीकरण जैसे जगह जगह पे, जैसे मान लो आपका एक कोई लोहे का बोर्ड था, वो यहाँ से गलना शुरू हो गया, ये कौन गल गया, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम एक छोटा सा टुकड़ा लेकर के ऐसे यहाँ पर एक वेल्डिंग करा लेते हैं ना, उसको चिपका देते हैं। इससे क्या होता है, ये जो संचारण हुआ था ये आगे नहीं बढ़ेगा, इसको टिनीकरण कहा जाता है ना। तो इस तरह से हम लोग संचारण की क्रिया को रोक सकते हैं। देखो, लोहे पर जंगना, जैसे समुद्र के ऊपर ब्रिज बनाना, नदी के ऊपर ब्रिज बनाना, नहर के ऊपर ब्रिज बनाना, तो वहाँ पर लोहे का प्रयोग होता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत हमें लोहा अपना गंवाना पड़ता है, बहुत लोहा ख़राब हो जाता है। इसलिए ये चीज़ें संचारण करने के लिए, मतलब उसको रोकने के लिए कुछ उपाय भी हैं, लेकिन फिर भी हम बहुत कम उपाय कर पाते हैं, लोहा ख़राब हो ही जाता है। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट हेडिंग, विकृत गंधता। इसे तो आप कुछ दिनों बाद बहुत ही ज़्यादा देखेंगे, विकृत गंधता, आई मीन बरसात में इसे आप बहुत देखेंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ विकृत गंधता होती क्या है। जो भी खाने पीने वाली चीज़ें होती हैं, खाने वाली अधिकतर जो चीज़ें होती हैं, जैसे चिप्स हो गया, है ना, तो जैसे ही आप चिप्स को खुले में छोड़ देते हो तो उसका टेस्ट बदल जाता है, पहले से बदल जाता है ना, उसकी जो टेस्ट, उसकी जो महक है वो बदल जाती है। तो ये सब क्यों हो रहा है, ये सब विकृत गंधता की वजह से हो रहा है। विकृत गंधता होता क्या है, जब कोई खाद्य सामग्री या तेलीय खाद्य सामग्री, है ना, वायु के संपर्क में यानी ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो वह विकृत गंधित हो जाती है। इस क्रिया को हम लोग विकृत गंधता कहते हैं। मतलब जब कोई तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आती है तो वो विकृत गंधित हो जाती है। इस प्रक्रिया को हम लोग विकृत गंधता कहते हैं। जैसे आपने चिप्स, नमक देखा होगा, नमक, जैसे आप नमक को ऐसे खोल करके रख दो और धीरे 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 क्या होगा, नमक आपको सुबह से शाम तक सील जाएगा। तो सीलना कैसे हुआ वो, क्योंकि वो सीलना ऐसे हुआ क्योंकि उसके अंदर वायु ने प्रवेश किया और वायु ने उसके अंदर नमी फैला दी। देखो, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, इस वायुमंडल के चारों तरफ जल ऊष्मा है, जल वाष्प है, तो वो जब ठंडे के संपर्क में आती है तो वो पिघल जाती है। ये बात मानते हैं आप? है गाइस? तो विकृत गंधता जो है आपकी, जैसे आपने देखा होगा कोई चीज़ आप खुले में छोड़ दो, बिस्किट है, जैसे बिस्किट आपने खाया और आधा पैकेट रख दिया तो वो शाम तक सील जाएगा। तो जब किसी वस्तु का, किसी तेलीय खाद्य, किसी वसा पदार्थ का स्वाद व गंध बदल जाता है तो उस प्रक्रिया को हम लोग विकृत गंधता कहते हैं। अब इसको रोक कर सकते हैं, हमें उसे वायुरोधी पदार्थ, मतलब पात्र में रखना चाहिए। वायुरोधी पात्र कैसा होता है, जैसे ऐसे डब्बे में रखिए, इसके अंदर हमने प्लास्टिक के डब्बे में रख दिया और ढक्कन लगा दिया तो उसके अंदर वायु जाएगी ही नहीं, वो हमारी चीज़ सेफ बनी रहेगी। दूसरी बात, आपने देखा चिप्स जो है एक पन्नी यानी पॉलीथीन में पैक होकर के आते हैं, उसके अंदर वायु भरी होती है। वो वायु कुछ और नहीं, वो वायु नाइट्रोजन गैस होती है ना, वो वायु नाइट्रोजन, है ना, नाइट्रोजन गैस। क्योंकि नाइट्रोजन जो है ना, N2, वो बहुत मजबूत गैस है। प्रकृति में इतनी ताकत नहीं होती कि उस गैस को तोड़ ले, क्योंकि उसके बीच में ट्रिपल आबंध लगा होता है। ये बंद वाला सिस्टम मैं आपको चैप्टर नंबर 4 में पढ़ाऊंगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी है, बस हमें समझना है कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ठीक है गाइस?
तो नाइट्रोजन गैस क्या करती है, नाइट्रोजन गैस जैसे उसके अंदर भरी है, उसके अंदर ऑक्सीजन प्रवेश कर ही नहीं पाएगी, और कर भी गई, मान लो कहीं से कर भी गई थोड़ी बहुत, तो उससे नाइट्रोजन गैस पहले बाहर निकलेगी, नाइट्रोजन तो पहले उससे बाहर निकलेगी, उसके बाद ऑक्सीजन घुसेगी, तो उसके अंदर कुछ हो सकता है। अगर जरा सा हुआ है, मान लो थोड़ा सा, बहुत बहुत थोड़ा सा, तो गैस धीरे धीरे निकलेगी। हो सकता है 1 घंटे बाद वो बिक गया, पैकेट खप गया, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो नाइट्रोजन गैस ऐसे प्रभाव नहीं पड़ने देती ऑक्सीजन गैस पर। और हम कैसे बचा सकते हैं विकृत को, हम जैसे कोई पके हुए पदार्थ हैं, उनको आपको सीधे सूर्य के संपर्क में आने से बचाना है। जैसे आपका पका हुआ आम है, अगर वो आपने डायरेक्ट धूप में रख दिया, सनलाइट में रख दिया, तो वो खराब होने लगेगा, ठीक है ना। तो डायरेक्ट सनलाइट में भी नहीं आने देना है। तो आपने यहाँ पे देखा संचरण और विकृत बहुत ही आसान टॉपिक हैं। आप इनको अपने बुक से, या आप चाहते हो कि या मैं आपको लिखे हुए नोट्स दूं, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको इससे अपने हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल कराऊंगा, जिससे आपको लिखने में और याद करने में आसानी होगी। मैंने यहाँ पर आपको बस समझाया है कि संचरण क्या होता है, विकृत क्या होती है, इसको रोकने के उपाय क्या हैं, ये सब मैंने आपको समझाया है। तो देखिए ये चैप्टर मेरा आज फिनिश हो गया लगभग, है ना। अब हमारे कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन बचे हैं। हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चंस जब लगाएंगे, है ना, जब हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन लगाएंगे, तो उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें पढ़ी होनी चाहिए, है ना। हम इसके बाद कुछ लेक्चर ऐसे करेंगे जिसमें हमें समीकरण को संतुलित करना सीखना है। अब ये 2 नंबर का हर साल आता है, तो हम लोग ये 2 नंबर ऐसे ही ख़राब नहीं जाने देंगे। हम इन 2 नंबर का रिवाइज करेंगे, अच्छे से रिवीजन करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको पढ़ेंगे अच्छे से, हम आपको समझाएंगे, हम आपको मेथड देंगे। हम ऐसा मेथड देंगे आपको जो मैंने खुद से बनाया है, वो किसी किताब में नहीं है। मैं आपको उस विधि से बताऊंगा, शायद हो सकता है आपको वो अच्छे समझ में भी आए। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय। और हाँ, एक बात, सभी लोग हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।